नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में बदलती सियासी हवा की, पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस के बीच बनती बात की, बात करेंगे पंजाब में बीजेपी को लगे झटके की, मराठा आंदोलन से बैकफुट पर शिंदे सरकार की, जानेंगे राजस्थान में बीजेपी सरकार ने अब किस योजना को किया बंद, और बुलेटिन के आखिर में बात देश के 75वें गणतंत्र दिवस की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली, एमएसपी सहित तमाम मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, मोदी सरकार से वादे पूरे करने की मांग। राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने पर पहुंचे बीवी श्रीनिवास, बोले किसानों और युवाओं को परेशान कर रही है सरकार, राजस्थान विधानसभा का करेंगे घेराव। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने नेताओं से की चर्चा, शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की होगी बैठक। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने इंग्लैंड पर बनाई मजबूत बढ़त, खेल समाप्त होने के समय 7 विकेट पर बनाए 421 रन, 175 रनों की हुई लीड। जायसवाल के बाद लोकेश राहुल और रविंद्र जडेजा ने बनाया अर्धशतक। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार की सियासत में इस समय गर्माहट आ गई है। चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। पटना में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों ने ही अपने विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया है। तो क्या है नीतीश का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 48 घंटों में साफ हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी या चली जाएगी। नीतीश इंडिया के साथ रहेंगे या एनडीए में शामिल हो जाएंगे। वैसे दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि नीतीश पलटी मारेंगे तो जेडीयू एनडीए में शामिल हो जाएगा, सरकार आरजेडी बना सकती है। लालू यादव इसके लिए सक्रिय हो गए हैं। लालू ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी से बातचीत की है। गठबंधन में आने पर उन्हें डिप्टी सीएम पद देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। फिलहाल मांझी ने कहा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन मांझी के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो वो पलटी मार सकते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के करीब 10 विधायक भी लालू के संपर्क में बताए जा रहे हैं, यानी लालू यादव खेला करने को तैयार हैं। बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में जेडीयू को हटा दिया जाए तो महागठबंधन के पास 115 विधायकों का समर्थन है। मांझी और निर्दलीय विधायकों के साथ ये संख्या 120 की हो जाती है। ऐसे में लालू ने सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है और वो इसमें सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी चल रही है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन तय हो चुका है। बीजेपी ने बिहार के अपने सभी नेताओं से गठबंधन और जेडीयू को लेकर कोई भी बयान नहीं देने को कहा है। दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी के बीच की दूरियां गणतंत्र दिवस समारोह में ही दिखाई पड़ गईं। इसके बाद राजभवन में आयोजित हाई टी कार्यक्रम में भी तेजस्वी नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव ने भी नीतीश के इंडिया छोड़ने की बात पर मुहर लगा दी है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नीतीश अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो उन्हें जो हासिल होगा उससे ज्यादा नुकसान ही हो जाएगा। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने विधानसभा भंग करने की शर्त रख दी है, यानी नीतीश सीएम रहेंगे तो सिर्फ 3 महीने के लिए। इस बीच नीतीश की एनडीए में वापसी की खबरों ने बिहार एनडीए में भी खलबली मचा दी है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको लेकर नाराजगी दिखाई है। नीतीश पलटी मारेंगे या इंडिया के साथ रहेंगे, इसकी तस्वीर कुछ ही समय में साफ हो जाएगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश पलटी मारेंगे तो बीजेपी उनकी सभी बातें क्या मान लेगी। नीतीश के पुराने अनुभव बीजेपी के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दूसरे सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश में जुट गई है, खासतौर पर टीएमसी को। कांग्रेस अध्यक्ष ने ममता बनर्जी से बातचीत की है, तो क्या बात हुई है दोनों नेताओं में, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो अकेले बीजेपी को हरा सकती हैं। उन्होंने राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ममता के रुख में नरमी के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता से फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच में राजनीतिक मुद्दे के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई है। खड़गे ने ममता को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ममता कुछ दूर तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल सकती हैं। इसके साथ ही ममता अकेले लड़ने के तैयार, अपने फैसले पर फिर से विचार करने पर भी तैयार नजर आ रही हैं। यानी बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन की संभावनाएं बनी हुई हैं। वैसे कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी इस मामले में ममता से बातचीत कर सकती हैं। अभी तक ममता कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ने का प्रस्ताव दे रही थी, लेकिन अब सोनिया गांधी के साथ बातचीत के बाद संख्या 4 से 5 तक हो सकती है। कांग्रेस ने खड़गे और ममता के चर्चा की बात तो मानी है, लेकिन क्या बात हुई है इसे बताने से इनकार कर दिया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चर्चा काफी अच्छी रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बंगाल को लेकर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
1 या 2 दिन में इसे लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकती है। कांग्रेस सभी सहयोगियों को एकजुट करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे झटके पर झटके ही मिल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि उसका गठबंधन बीजेपी विरोधी दल के साथ होगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब की प्रमुख पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में बीएसपी चीफ मायावती से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब में अकाली दल बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगा। बीएसपी के साथ जो गठबंधन विधानसभा चुनाव में तैयार हुआ था वो ही जारी रहेगा। दरअसल पंजाब में 32% दलित आबादी पर सुखबीर सिंह बादल की नजर है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 5% वोट ही है। दरअसल बीजेपी की कोशिश थी कि अकाली दल के साथ गठबंधन कर पंजाब में अपनी स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन अकाली दल पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। अकाली दल ने कृषि कानून के खिलाफ एनडीए से नाता तोड़ा था और कहा जा रहा है कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उनमें से किसी को पूरा नहीं किया, जिस कारण से किसान बीजेपी से नाराज हैं और इसी के चलते सुखबीर सिंह बादल बीजेपी से गठबंधन को तैयार नहीं है। वैसे पंजाब को लेकर पहले ही कहा जा रहा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है। अगर कांग्रेस और आप गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर देगा, किसी और दल का खाता तक नहीं खुल पाएगा और अलग अलग चुनाव लड़ा तो आप और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला होगा। यानी बीजेपी के लिए पंजाब में पहले ही ज्यादा कुछ करने को नहीं दिख रहा है और जो थोड़ी उम्मीद अकाली दल के साथ गठबंधन कर 1-2 सीट जीतने की थी उस पर सुखबीर ने पानी फेर दिया है। अकाली दल की ओर से बीजेपी ने गठबंधन करने की संभावना से इनकार किए जाने के बाद अब बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी राज्य की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को सिर्फ पंजाब में ही झटका नहीं लग रहा, बल्कि आंध्र प्रदेश में भी उसे करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। टीडीपी और जनसेना पार्टी ने बीजेपी को अपने गठबंधन में जगह नहीं देने के संकेत दे दिए हैं। यहां तक कि दोनों ही दलों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। क्यों बीजेपी से गठबंधन को तैयार नहीं है उनके पुराने सहयोगी, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे खुलते नहीं दिख रहे हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कहीं भी मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही और कर्नाटक में भी पिछले ही साल हुए विधानसभा चुनाव में उसे बड़ी हार मिल चुकी है। पार्टी को उम्मीद थी कि आंध्र प्रदेश में उसके पुराने गठबंधन सहयोगी टीडीपी के साथ उनका समझौता हो जाएगा, लेकिन टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। नायडू ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। टीडीपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से मंडापेटा और अराकू सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद टीडीपी और बीजेपी गठबंधन की संभावना तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही टीडीपी और जनसेना का गठबंधन भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। टीडीपी के सहयोगी जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी रजौल और रामनगरम सीट पर चुनाव लड़ेगी। पवन कल्याण ने टीडीपी के एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा को गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया है। दूसरी ओर जिस तरह से जनसेना और टीडीपी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उसके बाद ये तय हो गया है कि बीजेपी का अब इन दोनों ही दलों के साथ गठबंधन संभव नहीं है। चुनाव में बीजेपी को सहयोगी नहीं मिल रहे हैं और जहां वो सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है वहां उसकी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मराठे मुंबई पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में जुटे मराठों की ताकत से दिल्ली की मोदी सरकार भी परेशान नजर आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी गंभीर हो गया है। अपनी मांग को लेकर हजारों के काफिले में मराठा पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग से मार्च करते हुए अब नई मुंबई पहुंच चुके हैं। दिसंबर में अपने मोर्चे की घोषणा करते हुए कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो 20 जनवरी को मुंबई कूच करेंगे और 21 जनवरी से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। उन्होंने बताया था कि 26 जनवरी से वो मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन शुरू करेंगे और आज यानी 26 जनवरी को अपनी योजना के मुताबिक हजारों की संख्या में आजाद मैदान के लिए निकल चुके हैं, जबकि मुंबई पुलिस ने उन्हें आजाद मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद अपनी मांग पर अडिग मराठा आजाद मैदान को कूच कर चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मराठों से आंदोलन वापस लेने की अपील की थी। मराठों के आंदोलन से राज्य सरकार भी घबराई हुई है, इसीलिए सरकार ने उनकी मांग को लेकर सकारात्मक तौर पर विचार करने की बात कही है, जिसके बाद जरांगे ने मराठों से शांति बनाए रखने के लिए कहा था।
लेकिन अपना मार्च नहीं रोका। हालांकि जरांगे ने अपने बयान में कहा था कि सरकार के प्रस्ताव के बारे में वो कार्यकर्ताओं से बात करके ही फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की इजाजत के बगैर जरांगे अपना काफिला लेकर आजाद मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। मराठों के इस आंदोलन का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ऐसे में शिंदे सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस मामले का हल जल्द से जल्द निकाले। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और करीब 30 सीटों पर मराठे किसी को भी हराने की ताकत रखते हैं, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। मराठे इसलिए नाराज हैं कि सरकार जो वादे करती है वो पूरा नहीं करती। वैसे पीएम मोदी ने राजस्थान चुनाव में भी कई वादे किए थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार पूरा नहीं कर रही है, बल्कि खुलकर वादे तोड़ रही है। तो अब किस वादे को तोड़ा राज्य की भजनलाल सरकार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। भजनलाल सरकार बनने के साथ ही विपक्षी निशाने पर हैं। दरअसल सरकार ने जो वादे किए उन्हें तो वो पूरा नहीं कर रही, उल्टा कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं का फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा था उन्हें एक के बाद एक कर बंद करने में वो लगी हुई है। पहले चिरंजीवी योजना को कमजोर किया गया, फिर पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना दोबारा से ले आई। इंदिरा गांधी फ्रेश स्मार्टफोन योजना पर भी ताला लगा दिया। सरकार के फैसले को लेकर राजस्थान की जनता ने हर बार ही नाराजगी जताई है, फिर चाहे वो चिरंजीवी योजना को लेकर हो या पेंशन स्कीम को लेकर। लेकिन राज्य सरकार अपने किए वादों को एक के बाद एक पलटती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इन योजनाओं को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे। दरअसल विधानसभा चुनाव के समय उस समय राज्य के सीएम अशोक गहलोत लगातार पीएम मोदी से सवाल कर रहे थे कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो राज्य में चल रही जिन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उसका क्या रुख रहेगा। योजनाएं चलती रहेंगी या बीजेपी की सरकार बनने पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन भजनलाल सरकार ने पीएम मोदी के किए सभी वादों को तोड़ दिया है और एक के बाद एक गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने जनता से झूठ बोला था और इस झूठ के सामने आने के बाद जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है। श्रीकरणपुर सीट पर हुए चुनाव ने जनता के गुस्से को भी साबित कर दिया, जब बीजेपी सरकार के मंत्री को प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी की कीमत हार के रूप में चुकानी पड़ी। और अब प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी की धूम देश भर में नजर आ रही है। हर राज्य में सरकारी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, हर जगह तिरंगा फहराया गया। इस साल भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश विदेश से मेहमान बुलाए गए हैं। कर्तव्य पथ की रौनक देखने लायक है। तो क्या कुछ खास रहा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इस साल का गणतंत्र दिवस अपने आप में बहुत खास है। कर्तव्य पथ भारत की आन बान शान से जगमग है। देश की सैन्य शक्तियों समेत प्रत्येक राज्य की झांकियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई है। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है और इस बार का ये समारोह महिला केंद्रित रहा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। कार्यक्रम के शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर भारतीय वाद्य यंत्रों की धुन के साथ 90 मिनट की परेड शुरू हुई। आपको बता दें, इस बार इन वाद्य यंत्रों को संचालित करने वाली 100 महिलाएं थी और पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए तीनों सेनाओं से महिलाओं की एक टुकड़ी शामिल हुई है। इस परेड का नेतृत्व सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या ने किया। परेड में फ्रांस की कंटिंजेंट और बैंड टीम ने भी हिस्सा लिया। मोटरसाइकिलों पर सवार 265 महिला बाइकर्स ने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। इस बार परेड में राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की कुल 16 झांकियों ने हिस्सा लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने काफी चर्चे बटोरे। श्री राम के बाल स्वरूप का नेतृत्व किया। आसमान में 11 मैकेनाइज्ड कॉलम, 12 मार्चिंग टुकड़ियां और आर्मी एविएशन कोर के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ने सलामी दी। वहीं वायुसेना के 46 विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ परेड संपन्न हुई। इस दौरान मिग-29, अपाचे, प्रचंड, डकोटा, राफेल सहित अन्य विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।